हेलो मित्रों, मैं अनिल कुमार चौधरी पीसीएस ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोज़ में हम लोग भारतीय संविधान के विषय में जाने। आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे, चूँकि इस टॉपिक से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ है कि हमारा जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमारा जो भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। चूँकि हमारे देश के संविधान के निर्माण के समय लगभग 60 देशों के संविधान को लिया गया था और उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण और अच्छे चीज़ लगे उसको हमारे भारतीय संविधान में रखने का कार्य किया गया, जिसके कारण हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूची पहले 8 थे, अभी 12 हो गए हैं और भाग 22 है। यानी विश्व में इतने अनुच्छेद वाला इतना बड़ा किसी भी देश का संविधान नहीं है। दूसरा चीज़ है कि लिखित। मित्रों, संविधान दो तरह के होते हैं, एक लिखित होते हैं और एक अलिखित। कुछ देशों के संविधान अलिखित भी है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है। अमेरिका का संविधान और अन्य देशों के संविधान हमारे ही देश की तरह लिखित संविधान है। जैसा कि पिछले हम लोग देखें कि हमारी संविधान सभाओं के द्वारा इस संविधान को लिखा गया था। अतः यह हमारी विशेषता है कि यह हमारा जो संविधान है वह लिखित संविधान है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? इसका उत्तर भारत होगा। हमारा संविधान लिखित है या अलिखित है? तो इसका उत्तर होगा कि भारत का संविधान लिखित है। अगला जो पॉइंट बनता है वह है आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों का प्रभाव। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? तो हमारे संविधान पर आंतरिक और बाह्य स्रोतों का भी प्रभाव है। आंतरिक स्रोत का अर्थ यह है कि जिस समय हमारे देश में अंग्रेज की शासन व्यवस्था चल रही थी, उस समय हमारे देश में, जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय तक हमारे देश में भारत शासन अधिनियम 1935 चल रही थी। उसके बहुत सारे प्रावधानों को हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। तो इस तरह से यह आंतरिक स्रोत हो गया और बहुत सारे देशों से भी बहुत कुछ लिया गया। जैसे आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया, मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस के संविधान से लिया गया। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ जो हम लोग दूसरे देशों के संविधान से लिए हैं, यह बाहरी स्रोत कहलाता है। तो इस तरह से हमारा जो संविधान है वह आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों का प्रभाव है। अगला जो पॉइंट है वह है कठोर एवं लचीला। कठोर एवं लचीला को दूसरे शब्दों में नम्यता और अनम्यता का सम्मिश्रण भी कहते हैं। इसे बहुत जगह पर नम्यता और अनम्यता का सम्मिश्रण, नम्यता एवं अनम्यता का सम्मिश्रण, इसको जरा हम लोग समझेंगे कि यह कठोर और लचीला क्या है। इसका अभिप्राय यह है कि हमारे देश के संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वह आसान भी है और कुछ मामले में कठोर भी है। तो जिन देशों का संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जितनी आसान होती है उसे लचीला संविधान कहते हैं, और जिस देश के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वह अगर उसके संशोधन करने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है तो उसे हम कठोर संविधान कहते हैं।
तो हमारे देश में संविधान संशोधन की जब प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, तो हम लोग देखेंगे कि संविधान के बहुत सारे प्रावधानों को हम लोग संसद के साधारण बहुमत से, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा भी इसमें संशोधन कर लेते हैं। दूसरी प्रक्रिया है कि संसद में इसको हम विशेष बहुमत से भी संशोधित कर लेते हैं। और तीसरा आता है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं से में भी पारित कराना होता है। यानी जब संसद के में विशेष बहुमत से इसे पारित करने के बाद जब राज्यों के विधानसभाओं से भी इसे पारित कराना पड़ता है, ऐसी स्थिति में यह काफ़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती है। जैसे वर्तमान में अभी हमारा जीएसटी जो लागू हुआ था, उसमें इसी प्रक्रिया के द्वारा यह लागू किया गया था। तो ऐसी स्थिति में यह काफ़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती है, जिसको यह हमारे संविधान की कठोरता को दर्शाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वह कुछ मामले में तो बहुत आसानी से भी इसको हम संशोधित कर लेते हैं, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधित करने के लिए हमें काफ़ी जटिल प्रक्रियाओं को भी अपनाना पड़ता है। तो इससे हम तात्पर्य यह बनता है कि हमारा जो संविधान है वह कठोर भी है और वह लचीला भी है। अगला पॉइंट पर आते हैं हम लोग, एकल नागरिकता। हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। किसी राज्य के लिए अलग से नागरिकता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चाहे किसी भी राज्य के नागरिक हों, वे सभी भारत के नागरिक हैं। कुछ ऐसे देशों में दोहरी नागरिकता भी है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो यह जो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, यह हमारे भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगला पॉइंट हम लोग आते हैं, मौलिक अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में किया गया है। मौलिक अधिकार अपने आप में एक चैप्टर है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसको हम लोग वहाँ पर देखेंगे। यहाँ हम लोग यह जानें कि हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा है। प्रारंभ में हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो इस तरह से अब हम आते हैं कि मौलिक कर्तव्य। जिस समय हमारा संविधान बना उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे भारतीय संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में इसे रखा गया है। इसके बारे में भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें मौलिक कर्तव्य से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को इसमें हम लोग रखने का कार्य करेंगे। अगली जो विशेषता है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 से 51 तक इस नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसकी भी चर्चा हम लोग आगे नीति निर्देशक तत्व में करेंगे। तो हमारे संविधान की यह एक विशेषता है। अब हम आते हैं वयस्क एवं सार्वभौमिक मताधिकार। यह क्या है? वयस्क एवं सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ यह है कि भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं वे सभी वयस्क माने जाएंगे। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ उस समय इस उम्र की जो सीमा थी वह 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे घटा करके अब 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी 18 वर्ष से ऊपर के भारत के प्रत्येक नागरिक वे वयस्क हैं। और सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ यह है कि हमारे देश में
सभी लोगों को जो 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके हुए हैं उन तमाम लोगों को वोट देने का अधिकार है। हमारे देश में जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर कोई मतभेद नहीं है। सारे लोगों को मताधिकार देने का अधिकार है। इसी के कारण यहाँ पर सार्वभौम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में वयस्क मताधिकार के लिए उम्रों की सीमा कितनी है? तो 18 है। या पूछा जा सकता है आपसे कि भारत के संविधान के निर्माण के समय वयस्क मताधिकार की जो उम्र की सीमा थी वह कितनी थी? तो 21 वर्ष थी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 21 वर्ष से घटा करके कब 18 वर्ष किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो वह 61वां संविधान संशोधन था। अगला जो हमारी विशेषता है वह है स्वतंत्र एवं एकीकृत न्याय व्यवस्था। यह क्या है? तो स्वतंत्र का अर्थ है कि हमारे भारत के न्यायालय पर किसी का भी कोई प्रतिबंध नहीं है, वह अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है। और एकीकृत न्याय व्यवस्था का अर्थ यह है कि हमारा जो संविधान है, चाहे वह राज्य के लिए उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, यह सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग अलग नहीं है। यानी हमारा जो न्यायालय है वह इस स्थिति में पिरामिडीय संरचना में है। या यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना। तो इस तरह से यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वह एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। और हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है वह बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र है, जो हमारे संविधान की यह खूबसूरती है, हमारे संविधान की विशेषता है। अगली विशेषता पर जब हम लोग आते हैं तो वह है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था यानी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो हमारी जो संसदीय शासन व्यवस्था है वह हमारा संसद 3 चीज से मिलकर के बना हुआ है। वह है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलने से यह संसद का निर्माण किया गया है। लोकसभा में जिस पार्टी की बहुमत होती है वह सरकार बनाते हैं, उसके प्रधानमंत्री का निर्वाचन किया जाता है, उसके नेता को प्रधानमंत्री का, बहुमत दल के जो नेता होते हैं उसे प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किया जाता है और उनके कार्यों में सहयोग के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। तो इस तरह की यह जो संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय परंपरा है, वह हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। वैसे जिस समय हम लोग संसद को पढ़ेंगे उस समय लोकसभा को फिर अलग से पढ़ेंगे, राज्यसभा को पढ़ेंगे, पुनः राष्ट्रपति को पढ़ेंगे और इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग वहाँ देखने का काम करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग इतना ही जाने कि हमारे भारत में संसदीय परंपरा को अपनाया गया है। अब हमारे संविधान की जो अगली विशेषता है वह है संघात्मक एवं एकात्मकता का सम्मिश्रण। इसका अभिप्राय क्या हुआ? संघात्मक का अर्थ है कि हमारे भारत में जो सरकारें हैं वह केंद्र स्तर पर अलग है और राज्य स्तर पर अलग अलग है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। राज्य के लिए अलग सरकारें हैं, केंद्र के लिए अलग सरकारें हैं और दोनों में आपस में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस रूप में यह जो स्थिति है वह हमारे संघात्मक शासन व्यवस्था को दर्शाता है। अब एकात्मक शासन व्यवस्था को क्या दर्शाता है? तो हमारे संविधान में बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसको देखने से स्पष्ट होता है कि नहीं, हमारा भारत जो है वह एकात्मकता का सम्मिश्रण, वह एकात्मक है। जैसे आपातकालीन उपबंध, इसमें सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। केंद्र और राज्य के बीच में जब मतभेद होते हैं किसी प्रश्न पर, उसमें केंद्र की जो बात होती है वही मानी जाती है। राज्य के लिए और केंद्र के लिए, दोनों के लिए एक ही संवैधानिक व्यवस्था है, एक ही संविधान है। यह हमारे एकात्मकता को दर्शाता है। राज्य के शासन व्यवस्था के जो प्रमुख राज्यपाल माने जाते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। तो यह सब सारी व्यवस्था जो है वह हमारे एकात्मकता को दर्शाता है। तो इससे स्पष्ट यह होता है कि हमारा जो संविधान है वह संघात्मक शासन व्यवस्था को भी दर्शाता है और एकात्मक शासन व्यवस्था को भी दर्शाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का संविधान
वह संघीय शासन व्यवस्था को दर्शाता है या एकात्मक शासन व्यवस्था को दर्शाता है या दोनों शासन व्यवस्था को दर्शाता है? तो इसका उत्तर होगा कि हमारा भारत का संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों शासन व्यवस्था को दर्शाता है। अगली जो विशेषता है वह त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। यह क्या है? तो हमारे भारत में 3 तरह की शासन व्यवस्थाएं हैं। पहला केंद्र स्तरीय, केंद्र सरकार है। दूसरी जो शासन व्यवस्था है वह राज्य सरकार क्या है, और तीसरी शासन व्यवस्था स्थानीय निकाय, स्थानीय शासन व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था और फिर नगर निकाय। तो इस तरह से हमारे भारत में यह त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, जिसे पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय 2 भागों में इसको विभाजित करते हैं। तो इस तरह से यह हमारे देश की जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है वह हमारे संविधान की विशेषता के अंतर्गत आता है। बहुत सारे देशों में द्विस्तरीय शासन व्यवस्था ही है, कई देशों में 4 स्तरीय शासन व्यवस्था भी है। अब हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य, यह भी हमारे संविधान की विशेषता है। पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ हुआ? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारे देश में सभी नागरिकों को अपनी स्वेच्छा से सभी धर्म को किसी भी धर्म को वे अपना सकते हैं। उस धर्म के विकास के लिए वे अपना प्रचार प्रसार उसके लिए कर सकते हैं। हमारे देश का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, यानी हमारा जो देश है वह सभी धर्म के लोगों को बराबर अधिकार प्रदान करता है। इसे हम धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता कहते हैं। तो यह भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। अगली विशेषता पर आते हैं तो आपातकालीन उपबंध। यह आपातकालीन उपबंध क्या है? तो भारत की राष्ट्रीयता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 3 तरह के आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था लगाई जाती है और अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपात राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से आपातकाल की जो व्यवस्था है यह भी हमारे संविधान की विशेषताएं के अंतर्गत ही आती है। तो इस तरह से हम अगर सारे विशेषताओं को अगर हम जान लेते हैं तो आगे फिर पॉलिटी के अन्य चैप्टर को पढ़ने में बहुत सहूलियत हो जाती है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम आसानी से बना लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है, जैसे कर देगा कि यह एक लिखित संविधान है ए में, बी में यह कठोर एवं लचीला है, तीसरा में इसमें मौलिक अधिकार है और चौथा कर देगा कि इसमें दोहरी नागरिकता है। तो ऐसी स्थिति में इसमें कौन सा गलत है? तो आपको पता है कि भारत में एकल नागरिकता है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोहरी नागरिकता है। आप दोहरी नागरिकता में आप टिक लगा करके उसको आप निकाल सकते हैं, चुन सकते हैं कि यही एक गलत आंसर है। तो जब तक ले आप इनकी विशेषता को नहीं जानेंगे तब तक आप उन प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और भारतीय संविधान से संबंध की विशेषताओं को आप लोग अच्छे से जाने होंगे। इन्हीं के शब्दों के साथ हम अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर पुनः नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।